अरब खित्ते में बसे इसराइल को अरब मुल्क शुरू से पसंद नहीं करते, लेकिन ताकत, टेक्नोलॉजी और उसे मिलने वाले अमेरिकी सपोर्ट की वजह से चुप रहते हैं। हालांकि इससे पहले 1948, 49, 1956, 67, 73, 82, 2006 और फिर 2023 में अरब इसराइल जंगों की एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन हर बार इसराइल से हारते रहे अरब मुल्कों ने आखिरकार उसके नजदीक जाना ही बेहतर समझा। साल 2020 में ऐसा वक्त आया जब अमेरिका के दबाव में कुछ अरब देशों ने पहली बार खुलकर इसराइल को मान्यता दी और उसके साथ रिश्ते बनाए। एक समझौता किया गया जिसे अब्राहम अकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। इस समझौते का नाम अब्राहम इसलिए रखा गया क्योंकि यहूदी, ईसाई और मुसलमानों तीनों के एक पैगंबर हुए थे, जिन्हें यहूदी और ईसाई अब्राहम और मुसलमान हजरत इब्राहिम कहते हैं। अमेरिका का मानना था कि एक पैगंबर के नाम से तीनों अलग अलग विचारधाराएं एक छाते के नीचे आ सकती हैं। लेकिन कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर इसराइल ने हमले किए तो एक बार फिर ये डोर टूटती हुई दिख रही है। अरब देश अब नाटो जैसा मिलिट्री अलायंस बनाने में जुट गए हैं। अब्राहम समझौते की बात करें तो साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में ये पहल की गई थी। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई और बहरीन ने साइन किए। इसके बाद मोरक्को और सूडान भी इस समझौते से जुड़ गए। इस पहल में ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने अहम भूमिका निभाई थी। बरसों बाद किसी अरब देश ने उस वक्त इसराइल को मान्यता दी थी, इसलिए इसे एक बहुत बड़ा कदम माना गया। इसराइल और यूएई के रिश्ते बने क्योंकि वो तेल और कारोबार की दुनिया में बड़ी ताकत हैं और पूरे खाड़ी क्षेत्र पर उसका असर है। इन रिश्तों से व्यापार, सुरक्षा, रक्षा और टेक्नोलॉजी में नए दरवाजे खुले। उस वक्त फिलिस्तीनी अथॉरिटी और हमास का कहना था कि अरब देशों ने उन्हें धोखा दिया है, क्योंकि पहले ये तय था कि जब तक फिलिस्तीन को आज़ाद राज्य का दर्जा नहीं मिलता तब तक कोई भी अरब देश इसराइल से रिश्ते सामान्य नहीं करेगा। लेकिन कुछ अरब और अफ्रीकी मुस्लिम देश इस शर्त से मुकर गए। बहरहाल अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइल का गजा पर आक्रामक रवैया और गजा के साथ साथ वेस्ट बैंक कब्जाने की मुहिम ने अरब देशों और इसराइल के बीच के रिश्तों को कड़वा कर दिया। यहाँ तक कि पिछले दिनों यूएई ने भी इसराइल को धमकाया था कि वेस्ट बैंक पर कब्जे का कोई भी प्रयास बेहद खतरनाक होगा। पिछले दिनों जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप मिडिल ईस्ट के दौरे पर थे तो उन्होंने खुलकर अपने भाषण में कहा था कि सऊदी भी इसराइल के साथ जल्द ही अब्राहम समझौता कर लेगा। लेकिन उसके बाद तेजी से बदलते हालात के बीच सऊदी ने फिर दोहराया है कि जब तक फिलिस्तीन को एक मान्यता प्राप्त राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक वो इसराइल से रिश्ते सामान्य नहीं करेंगे। फिर भी अमेरिका लगातार अरब देशों को इस समझौते में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में चर्चा चल रही है कि अजरबैजान और कुछ सेंट्रल एशियाई मुस्लिम देश भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन कतर पर हमले ने ट्रंप की इन कोशिशों पर पानी फेर दिया। अब अरब देश एक हो रहे हैं। क्या वो इसराइल के साथ अब्राहम समझौता तोड़ेंगे? ये बड़ा सवाल है। तारीख 9 सितंबर 2025। घटना दोहा पर इजरायली हमला। जी हां, इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें हमास चीफ खलील अल-हैया और अन्य सीनियर अधिकारियों को निशाना बनाने के उद्देश्य से हवाई हमले किए गए थे। बेंजामिन नेतन्याहू ने खुले तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी दी, जिसके बाद कई देशों ने इजराइल की आलोचना की। बल्कि कहीं न कहीं अब अरब देश इस हमले के बाद एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब इस हमले को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खबर है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को हमास नेताओं को मारने के लिए ऑपरेशन चलाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन मोसाद ने ऐसा करने से साफ तौर पर मना कर दिया था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने अपने एजेंट के जरिए कतर में हमास के नेताओं को मारने की प्लानिंग बनाई थी, लेकिन मोसाद ने इनकार कर दिया था। इसमें बताया गया है कि मोसाद प्रमुख डेविड बोर्निया ने इस कदम का विरोध किया, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई से कतर के साथ उनकी एजेंसी के नए रिश्ते टूट सकते थे।
हमास ने दावा किया कि इस एयर स्ट्राइक में उसके कार्यवाहक नेता खलील अल हैया सहित शीर्ष अधिकारी नहीं मारे गए, बल्कि कई रिश्तेदार और सहयोगियों के साथ साथ कतर का एक अधिकारी मारा गया। वहीं विश्लेषज्ञों का मानना है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सीजफायर वार्ता को लेकर अपना धैर्य खो दिया है। खबर है कि इजरायली रक्षा बलों के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमी ने हमले की टाइमिंग का विरोध किया है। वहीं रक्षा मंत्री इजराइल कॉड्स और सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर ने नेतन्याहू का समर्थन किया। रिपोर्ट में पूर्व हमास नेता इस्माइल हानिया को तेहरान में कैसे मारा गया इसका भी जिक्र किया गया था। ये भी दावा किया गया है कि हमास कतर में इस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं था। रिपोर्ट में एक अन्य सूत्रों ने बताया कि हम हमास से इन अधिकारियों को 1, 2 या 4 साल में पकड़ सकते हैं और मोसाद जानता है कि ये कैसे करना है। वहीं कतर ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे स्टेट टेररिज्म और मध्यस्थता प्रक्रिया के साथ धोखा बताया। वहीं इजराइल ने इस हमले का बचाव करते हुए इसे उस दुर्लभ अवसर की प्रतिक्रिया बताया है जब हमास नेता एक स्थान पर इकट्ठा हुए थे और हाल ही में यरूशलेम में हमास के हमले में गाजा में 4 सैनिक मारे गए थे। नेतन्याहू ने इजराइल की कार्रवाई का बचाव करते हुए आतंकवादी समूह अल कायदा द्वारा 11 सितंबर को किए गए हमलों पर अमेरिका की प्रतिक्रिया से तुलना की। उन्होंने कहा कि मैं कतर और उन सभी देशों से कहता हूं जो आतंकियों को पनाह देते हैं, या तो उन्हें खदेड़ दे या उन्हें न्याय की कटघरे में लाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम करेंगे। उन्होंने हमास के साथ अक्टूबर के हमले को इजराइल के लिए 9/11 जैसा क्षण बताया और दोहा पर आतंकियों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने का आरोप लगाया। लेकिन जिस तरीके से यह बड़ा खुलासा हुआ है और जिस तरीके से मोसाद ने इस हमले को अंजाम देने से मना कर दिया था और उसके बावजूद नेतन्याहू ने ये हमला करवाया, ये कहीं ना कहीं उनका धैर्य खोता होना बताया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि इस खुलासे के बाद दुनिया भर से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। कतर की राजधानी दोहा पर हुए इजरायली हमले के बाद अरब देश एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि दोहा पर हमला करके इजरायल ने एक बड़ी भूल कर दी और इस भूल का उसे बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। गाजा, फिर लेबनान, फिर वेस्ट बैंक, फिर सीरिया, यमन और ईरान, इजरायल ने हर जगह पर हमले किए, लेकिन इन हमलों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन जैसे ही इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में बम गिराए, वैसे ही अरब रीजन का पूरा समीकरण बदल गया।